Hello everyone, I'm Pradeep sir, and today we are gonna start FC second year English language and Indian culture. Here we're gonna study unit first, which consists 5 chapters. First chapter is Daffodils by William Wordsworth. It is a poem. Second, Bengal Sailors. It is also a poem by Sarojini Naidu. Third, Patriotism Beyond Politics and Religion. It is an essay by APJ Abdul Kalam. Fourth, Letter to God. It is a short story by G.L. Swante. And fifth, God sees the truth but waits. It is a story by Leo Tolstoy. So today we will study Daffodils, which is also titled I Wander Lonely as a Cloud, which is written by William Wordsworth. So at first we are going to study the biography of the author. William Wordsworth was born on April 7, 1770 in Cockermouth, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ। He lost both of his parents at a young age and was raised by his grandparents. उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने दोनों ही पेरेंट्स को खो दिया और उन्हें उसके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा पाला गया। Wordsworth attended Cambridge University, where he developed a love for poetry and literature. विलियम वर्ड्सवर्थ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना एजुकेशन लिया और वहीं से उनका पोइट्री एंड लिटरेचर में इंटरेस्ट जागा। In 1791, he embarked on a walking tour of France, Switzerland, and Italy, which greatly influenced his writing. उन्होंने फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली का टूर किया, जिसमें और कब किया 1791 में, जिसका प्रभाव उनकी राइटिंग्स पे हमको देखने को मिलता है। Wordsworth's most famous work is Lyrical Ballads, a collection of poems published in 1798. So here we have to focus on the fact that Lyrical Ballad जो है मोस्ट फेमस वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि 1798 में आया। ये आपसे पूछा जा सकता है कब आया, 1798 में, और ये किसके साथ मिलकर लिखा इन्होंने, सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ। शॉर्ट फॉर्म में इनको एस.टी. कॉलरिज भी कहा जाता है, और इस वर्क के साथ इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग मानी जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ was the second of 5 children. His father, John Wordsworth, was an attorney, and his mother, Anne Cookson, was the daughter of a mercer. यहाँ पर बोला जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो सेकेंड नंबर के थे 5 चिल्ड्रन में से, और 5 चिल्ड्रन इनके पिता का क्या नाम था, जॉन वर्ड्सवर्थ, जो कि एक अटॉर्नी थे, एंड इनकी मदर का नाम था एन कुक्सन, जो कि एक मर्सर की डॉटर थी। ट्रेजिकली वर्ड्सवर्थ मदर डाइड व्हेन ही वाज ओनली 8 years old and his father passed away when he was 13. जब वर्ड्सवर्थ 8 साल के होते हैं तभी दुर्घटनावश इनकी मदर की डेथ हो जाती है, और 13 साल के होते हैं तब इनके फादर की डेथ हो जाती है। सो वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिबलिंग्स वर ऑर्फन मीन्स अनाथ, एंड सेंट टू लिव विथ वेरियस रिलेटिव्स। तो वर्ड्सवर्थ एंड इनके भाई बहन अलग अलग रिलेटिव्स के यहाँ रहने चले जाते हैं। वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ मैरिड मेरी हचिनसन इन 1802। वर्ड्सवर्थ मेरी हचिनसन से शादी करते हैं 1802 में, जिनके साथ इनके 5 चिल्ड्रन होते हैं। One of Wordsworth's children, John Wordsworth, tragically drowned at the age of 4. वर्ड्सवर्थ का एक चिल्ड्रन जिनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, इनकी डेथ हो जाती है डूबकर लेक डिस्ट्रिक्ट में जब वो 4 साल के होते हैं। वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरोथी, इनके सिस्टर का नाम याद रखना है, जो कि नाम है डोरोथी, नेवर मैरिड, जो कभी शादी नहीं करती है, एंड रिमेंड कॉन्स्टेंट प्रेजेंस इन इट्स लाइफ, और ये वर्ड्सवर्थ के साथ बनी रहती है।
He served as the poet laureate of United Kingdom from 1843 until his death in 1850. इन्होंने पोएट लॉरेट के रूप में ब्रिटेन के काम किया 1843 से इनकी डेथ तक, जो कि इनकी डेथ का ईयर है 1850 तक। अब आते हैं पोयम पर। जो पोम हमको दी गई है इस सिलेबस में वो है डेफोडिल्स, और इसका जो सेकंड नाम है आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। आपको इसको भी ध्यान रखना है। फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड that floats on high over wells and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. डेफोडिल्स जो है एक येलो कलर के फ्लावर हैं, और यहाँ पर ऑथर कह रहा है आई वॉन्डर्ड। वॉन्डर्ड मीन्स वॉक विदाउट एनी रीजन, मतलब घूमना। लोनली एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह। यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि मैं एक बादल की तरह घूम रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जैसे बादल, वेल्स का मीनिंग होता है वैली, मीन्स घाटियां, और पहाड़। जैसे बादल पहाड़ और घाटियों के ऊपर घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, वैसे ही मैं अकेला बादलों की तरह भटक रहा था, घूम रहा था। When all at once I saw a crowd, बट अचानक से मैंने एक क्राउड देखा। क्राउड मीन्स होता है भीड़। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, और वो भीड़ किस चीज की थी? गोल्डन डेफोडिल्स की, गोल्डन कलर के डेफोडिल्स फ्लावर की। ये ऐसे कलर के होते हैं, ये आपको दिख पा रहा होगा इमेज में। ये है डेफोडिल्स के फ्लावर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि पोएट ने जो डेफोडिल्स का कलर क्या बताया है? गोल्डन, और खुद को कंपेयर किया है एक बादल से, क्लाउड से। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। यहाँ पर जब ऑथर ने डेफोडिल्स फ्लावर के एक झुंड को देखा, तो वो डेफोडिल्स फ्लावर का झुंड कहाँ पर था? बिसाइड द लेक। लेक मीन्स होता है झील। डेफोडिल्स फ्लावर का झुंड था झील के साइड में, एंड बीनीथ द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग का मतलब होता है लहराना। तो जब हवा चलती थी, वो फूल भी हवा के साथ लहराते थे। इन द ब्रीज, डांसिंग इन द ब्रीज मीन्स, ब्रीज का मीन्स होता है हल्की जो हवा चलती है, मंद हवा, उसको ब्रीज कहा जाता है। तो जब मंद हवा चलती है तो वो डेफोडिल्स फ्लावर हवा के साथ लहराते हैं, और ऐसा लगता है मानो जैसे कि वो डांस कर रहे हैं। रिवाइज करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हायर वेल्थ एंड हिल्स। कवि कहते हैं कि मैं एक बादल की तरह भटक रहा था, घूम रहा था। बादल जो कि घाटियों और आसमान में, सॉरी, घाटियों और पहाड़ों के ऊपर भटकते रहते हैं। when at when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, और तभी मैंने अचानक से एक भीड़ देखा गोल्डन कलर के डेफोडिल्स फ्लावर का। और ये जो गोल्डन कलर के फ्लावर्स है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, ये झील के किनारे और पेड़ों के नीचे है, जो कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, जो कि मंद हवा के साथ लहरा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मानो वो डांस कर रहे हैं। यहाँ पर जो लास्ट लाइन है, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन। डांसिंग एंड फ्लटरिंग, ये आपका कहलाएगा मानवीकरण। एंड फर्स्ट लाइन जो है आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है उसे कहते हैं सिमली, क्योंकि यहाँ पर ऑथर अपने खुद को बादल से कंपेयर कर रहा है, एज या फिर लाइक लगाकर। नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। Continuous as the stars that shine and twinkles on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay.
continuous as the stars that shine and twinkles on the Milky Way means यहाँ पर कवि जो स्टार्स होते हैं हमारे मिल्की वे में, मिल्की वे जो है हमारी गैलेक्सी का नाम है। गैलेक्सी मीन्स गैलेक्सी जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स एंड स्टार्स होते हैं साथ में। जो हमारी मिल्की वे है उसको हम बोलते हैं आकाशगंगा। तो आकाशगंगा में जैसे तारे, बहुत सारे तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही डेफोडिल्स के जो फ्लावर है वो बहुत ही सारे हैं लाइन से। ऐसा लग रहा है जैसे कि आकाशगंगा में तारे हो। दे स्ट्रेस्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, वो कैसे फैले हुए हैं? नेवर एंडिंग लाइन में, मतलब जहां तक आप उनको देख पाएंगे ऐसा लगेगा कि वो कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में डेफोडिल्स है। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, मार्जिन का मतलब होता है किनारा या एज। तो बे मीन्स होता है खाड़ी। सो जो डेफोडिल्स के फ्लावर्स है वो खाड़ी के किनारे पर नेवर एंडिंग लाइन में है, मतलब खाड़ी के किनारे पर बहुत ही लंबी लाइन में दिखाई देते हैं। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। यहाँ पर ये याद रखना है कि कवि ने कितनी संख्या में देखा डेफोडिल्स को? 10,000, 10,000 डेफोडिल्स उन्होंने एक बार में देखा। एट अ ग्लांस मीन्स एक बार में देखना, ग्लांस मीन्स नजर। एक नजर में उन्हें 10,000 डेफोडिल्स दिखाई दिए लगभग। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और ये जो थे बहुत ही एक्टिवली क्या कर रहे थे? हवा के साथ लहरा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपना सिर को डांस करते हुए हिला रहे हैं। फ्लावर रिपीट करते हैं, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल्स ऑन द मिल्की वे। जो ये फ्लावर्स है ये बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअस लाइन में बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे हम आकाशगंगा में हमको बहुत सारे सितारे दिखते हैं उस टाइप से। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, और ये इतने सारे हैं कि इनकी लाइन जो है खाड़ी के किनारे पर दिखाई देती है, और ये कभी खत्म न होने वाली लाइन जैसी लगती है। 10,000 saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance। और ऑथर ने एक बार में जब देखा तो उसने लगभग 10,000 डेफोडिल्स को देखा जो कि हवा के साथ नाच रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, द waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee। Poet could not but he gay in such a jocund company। यहां पर बोला जा रहा है कि द waves beside them danced, बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। वेव का मीन्स होता है लहर, बिकॉज क्योंकि ये खाड़ी के किनारे पर है तो वहां पर खाड़ी में क्या हो रही है? लहरें उठ रही है। ओके, तो वो लहरें भी जो है वो नाच रही है। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, बट जो डेफोडिल्स का डांस है वो उस लहरों के डांस से कहीं ज्यादा बेटर है, और वो डेफोडिल्स का डांस जो है वो लहरों के डांस को डीम्ड कर देता है, मतलब उसके सामने, डेफोडिल्स के डांस के सामने लहरों का डांस फीका पड़ जाता है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जॉकेंड कंपनी, और उस स्थिति में, मतलब उस दृश्य में एक पोएट क्या कर सकता है? सिर्फ वो क्या कर सकता है? फ्री फील कर सकता है। गे मीन्स होता है फ्री फ्रॉम वरीज, मतलब वो चिंता फ्री हो जाता है जब ऐसे देखता है डेफोडिल्स को नाचते हुए हवा में। इन सच ए जॉकन कंपनी, और जब कवि उन डेफोडिल्स को देख रहा होता है, उनके साथ होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जॉकन कंपनी मीन्स हैप्पी कंपनी। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। और कवि जो है लगातार उन फ्लावर्स को देखते रहता है, देखते देखते सोचता है कि ये जो दृश्य है इसने उसको बहुत ही एक बड़ी वेल्थ दी है। वेल्थ का मीन्स होता है जैसे संपत्ति, वैल्यूएबल साइट। बेसिकली ये जो दृश्य है उसके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल दृश्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दृश्य है। रिपीट करते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द ग्ली। जैसा कि हम जानते हैं कि डेफोडिल्स फ्लावर किसके किनारे पर है? खाड़ी के किनारे पर है। खाड़ी में जो लहरें उठ रही है वो भी ऐसा लग रहा है डांस कर रही है, पर जो डेफोडिल्स का डांस है वो उन लहरों के डांस से बहुत ही बेटर है, अच्छा है, और
लहरों का डांस डेफोडिल्स के डांस के सामने फीका पड़ जाता है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी। और एक पोएट जो है वहां पर सिर्फ एक ही चीज उसके साथ हो सकती है कि वो एकदम टेंशन फ्री हो जाता है जब इतनी हैप्पी कंपनी मिलती है उसको। और कंपनी किसकी? बेसिकली डेफोडिल्स की। तो डेफोडिल्स के जब साथ होता है तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके खुश हो जाता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट। और वो बस लगातार उन फ्लावर्स को देखते रहता है और सोचता है कि ये मतलब ये कितना वैल्यूएबल है मेरे लिए। नेक्स्ट स्टेंजा। For often when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude। यहाँ पर कवि बात कर रहा है कि जब काउच मीन्स होता है सोफा टाइप का, कंसिडर कर सकते हैं। तो जब मैं अपने काउच पर लेटा होता हूँ इन अ वेकेंट और इन पेंसिव मोड। पेंसिव का मीन्स होता है थॉटफुल, मतलब अकेले में जब मैं सोच रहा होता हूँ। वेकेंट मीन्स खाली, अकेलेपन में। तो जब मैं अकेलेपन में अपने काउच में लेट कर सोच रहा होता हूँ, दे फ्लेश अपॉन द इनवर्ड्स आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और वो जो डेफोडिल्स का दृश्य मैंने देखा है वो मेरी आंखों में दिखाई देता है। एंड मुझे क्या फील होता है? ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। मुझे जो लोनलीनेस में भी एक बहुत ही ब्लिस का मीन्स होता है परमानंद टाइप का, बहुत ही हैप्पीनेस। तो मुझे उस लोनलीनेस में भी एक हैप्पीनेस मिलती है जब मेरे आई में वो रिफ्लेक्शन बनता है, वो दृश्य फिर से बनता है डेफोडिल्स का। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डेफोडिल्स। और जैसे ही वो सोच मेरे माइंड में आती, मेरे आंखों में ये दृश्य बनता है डेफोडिल्स का, मेरा हार्ट जो है वो प्लेजर से फिल हो जाता है, खुशी से भर जाता है। और ऐसा लगता है कि मैं भी उन डेफोडिल्स की तरह उनके साथ नाचने लग जाऊं। फिर से देख लेते हैं इसको। फॉर ऑफन वेन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। कवि कहते हैं कि जब मैं अकेलेपन में, खालीपन में और सोच रहा होता हूं अपने काउच पर लेटकर, दे फ्लैश्ड अपॉन द इनवर्ड आई। तो जो डेफोडिल्स का दृश्य है वो मेरी आंखों पर आता है, आंखों के सामने आता है, और मुझे एक बहुत ही एकांतपन में भी परमानंद देकर चला जाता है, बहुत ही खुशी देकर चला जाता है। और उस दृश्य को देखकर, इमेजिन कर कर मेरा हार्ट जो है खुशी से भर जाता है, और मेरा हार्ट भी उस डेफोडिल्स की तरह खुशी में नाचने लगता है। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस देश से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन आपके इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी। आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के कवि है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज अ। विलियम वर्ड्सवर्थ को कैसे, किस टाइप के पोएट के रूप में जाना जाता है? क्लासिकल, रोमांटिक, न्यू क्लासिकल या फिर मॉडर्निस्ट। आंसर हो जाएगा रोमांटिक। हमने देखा था कि इनका जो वर्क है लिरिकल बैलेड, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ, उसके पब्लिकेशन से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट है द डेफोडिल्स इज रिटन बाय। डेफोडिल्स किसके द्वारा लिखा गया? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स या जॉन मिल्टन। आंसर आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ द डेफोडिल्स इज अ। जो हमने अभी कविता पढ़ी द डेफोडिल्स, वो क्या है? सोनेट है, नेचर पोएम है, एलिजी है, ये मोनोडी है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये क्या है? नेचर पोएम है, प्रकृति के बारे में बताया गया है। द पोएम द डेफोडिल्स कंसिस्ट ऑफ। डेफोडिल्स में कितने स्टेंजा है? 5, 3, 4 या 2। स्टेंजा मीन्स आप इसको पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो जो हमने ये पढ़ा, ये हो गया एक स्टेंजा, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 स्टेंजा। द टाइटल डेफोडिल्स रिफर्स टू। अभी हमने देखा कि डेफोडिल्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेफोडिल्स का मतलब क्या होता है। बर्ड्स है, ट्रीज है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख पाएंगे, डेफोडिल्स क्या है? गोल्डन कलर के फ्लावर। नेक्स्ट है इन द डेफोडिल्स वर्ड्सवर्थ लुक्स अपॉन नेचर एज समथिंग। डेफोडिल्स में कवि नेचर को कैसे देखता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या इनमें से कोई नहीं। नेचर को ये पॉजिटिव देखता है। इसमें नेचर को देखकर पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस भर जाती है। द थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ द डेफोडिल्स इज। जो हमने अभी पोएम पढ़ा डेफोडिल्स, इसकी थीम क्या है?
नेचर एज फिलोसफर, नेचर एज अ हीलिंग बाम, नेचर एज अ टीचर, नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा आपका नेचर एज अ हीलिंग बाम। मीन्स प्रकृति में ये पावर होती है कि वो हमें टेंशन फ्री कर सकती है, हमारे दुख दर्द को कम कर सकती है जब हम प्रकृति के साथ समय व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट है द पोएट कंपेयर्स हिज लोनली मूवमेंट टू दैट ऑफ। कवि अपने लोनली मूवमेंट को किससे कंपेयर करता है? क्लाउड से, स्टार से, मेटर से या फिर सन से। हमने देखा था फर्स्ट लाइन ही है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लाउड। आपका आंसर हो जाएगा क्लाउड। द कलर ऑफ डेफोडिल्स फ्लावर्स इज, जो कलर है डेफोडिल्स फ्लावर का वो कौन से कलर के हैं फ्लावर्स है? यहाँ आपका यहाँ आप देख पाएंगे येलो, या फिर आप बोल पाएंगे इसको गोल्डन, क्योंकि कवि ने कविता में जो यूज किया है वर्ड वो है गोल्डन। सिल्वर, गोल्डन, व्हाइट, ब्लैक, आंसर गोल्डन। द डेफोडिल्स फ्लावर रिप्रेजेंट, डेफोडिल्स फ्लावर जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ह्यूमन लाइफ को, एनिमल लाइफ को, नेचर को, या इनमें से कोई नहीं? नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। द राइम पैटर्न ऑफ डेफोडिल्स इज, सो किस टाइप का राइम पैटर्न यहाँ पर यूज किया गया है? राइम पैटर्न मीन्स होता है लय, तो यहाँ पर यूज किया गया है ए बी ए बी, सी सी, डी ई डी ई, एफ एफ, जी एच जी एच, आई आई एंड जे के एल एल। इसको मैं डिटेल में आपको जरूर से समझाऊंगा किसी दिन कि राइम पैटर्न कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द डेफोडिल्स फ्लावर्स वर, डेफोडिल्स फ्लावर जो है वो क्या कर रहे थे? फ्लर्टिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, फ्लर्टिंग एंड डांसिंग इन द विंड, फ्लर्टिंग एंड डांसिंग इन द स्टॉर्म, इन द ब्रिज। आपका आंसर हो जाएगा फ्लर्टिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। जब आप इस पोएम को दोबारा पढ़ेंगे तो आप इजीली ये लाइन आप देख पाएंगे। ब्रिज का मीन्स होता है मंद हवा में वो लहरा रहे थे और डांस कर रहे थे। द कंटिन्यूटी ऑफ द डेफोडिल्स फ्लावर इज कंपेयर्ड टू दोस ऑफ, जो डेफोडिल्स फ्लावर की कंटिन्यूटी है वो किससे कंपेयर की गई है? स्टार से, मेटर से, प्लेनेट से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है स्टार से कंपेयर की गई है। हमने एक लाइन देखा था जिसमें बोला गया था कि वो जो डेफोडिल जो है वो नेवर एंडिंग लाइन में है, जैसे कि मिल्की वे में स्टार्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑन द मिल्की वे, यहाँ पर जो है मिल्की वे में स्टार्स क्या करते हैं? साइन करते हैं, चमकते हैं। साइन एंड ट्विंकल, चमकने के साथ टिमटिमाना, ट्विंकल या फिर स्पार्क। आंसर हो जाएगा साइन एंड ट्विंकल। स्टार चमकते भी है और साथ में टिमटिमाते भी हैं। मिल्की वे इज, अब मिल्की वे क्या है? मैंने आपको बताया था ये हमारी गैलेक्सी है, तो आंसर हो जाएगा द गैलेक्सी दैट इंक्लूड्स आवर सोलर सिस्टम। गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल भी आता है। नेक्स्ट है द डेफोडिल्स फ्लावर वर स्ट्रेस्ड इन, डेफोडिल्स फ्लावर्स जो है, द डेफोडिल्स फ्लावर्स वर स्ट्रेस्ड इन अ, ऑप्शन नेवर एंडिंग लाइन, इंडेड लाइन, रो या नन ऑफ द अबव। नेवर एंडिंग लाइन मीन्स डेफोडिल्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म होंगे ही नहीं। द डेफोडिल्स फ्लावर्स ब्लूम्ड अमंग द मार्जिन ऑफ, डेफोडिल्स फ्लावर्स इसके किनारे पर है, मार्जिन मीन्स किनारे पर, सी के, बे के, रिवर के या फिर पुल के। बे मीन्स होता है खाड़ी, तो ये खाड़ी के किनारे पर है। द नंबर ऑफ डेफोडिल्स फ्लावर्स दैट पोएट सॉ, कवि ने डेफोडिल्स कितने डेफोडिल्स देखा एक नजर में? 2000, 1000, 10,000 या इनमें से कोई नहीं? आंसर सी, 10,000, 10,000 फूल, डेफोडिल्स के फूल देखा। अपार्ट फ्रॉम द डेफोडिल्स द थिंग्स विच डांस्ड आर, डेफोडिल्स को छोड़कर और जो चीज डांस कर रही थी कविता में वो क्या थी? द वेव ऑफ द बे, द वेव ऑफ द सी, द वेव ऑफ द रिवर, द वेव ऑफ द ओशियन। तो ये जो वेव ऑफ द बे मतलब खाड़ी में जो लहरें हैं, और इनसे बेटर कौन डांस करते हैं? डेफोडिल्स। तो ये जो खाड़ी में जो लहरें थी वो भी डेफोडिल्स के साथ डांस कर रही थी। इन द एक्सप्रेशन ऑफ ग्ली द डेफोडिल्स आउटडिड, तो अब यही यही बताया गया है कि अगर खुशी की बात की जाए, ओके, तो डेफोडिल्स किससे बेटर, मतलब किसको पीछे छोड़ दे रहे थे, है ना, डांसिंग में? सो द वेव्स ऑफ द रिवर, द वेव्स ऑफ द सी, द वेव्स ऑफ द बे, द वेव्स ऑफ द फुल, बेसिकली जो खाड़ी में लहरें थी उनसे भी बेटर जो डांस कर रहे थे वो कर रहे थे डेफोडिल। तो ये जो वेव ऑफ द बे, जो खाड़ी में लहरें, उनको आउटडिट कर रहे थे डेफोडिल्स। द स्पार्कलिंग वेव्स बिलोंग टू, अब ये जो स्पार्कलिंग वेव्स थी वो कहाँ पर थी? डेफोडिल्स फ्लावर में थी, रिवर में थी, या समुद्र में थी, या फिर खाड़ी में थी? आंसर आपका हो जाएगा खाड़ी में थी स्पार्कलिंग वेव्स। द वर्ल्ड सॉलिट्यूड मीन्स,
जो वर्ड सॉलिट्यूड है उसका मीनिंग क्या होता है? मैंने ये लास्ट के स्टेंजा में आपको देखने को मिला था। लोनलीनेस, लिस्टलीनेस, लाइफलेसनेस या लोनलीनेस। आंसर आपका हो जाएगा लोनलीनेस। जब कभी अकेले में रहता है काउच पर अपने रिलेटिव और जब वो पेंसिव मूड में होता है, जब सोचता है बेसिकली, तो और जब डेफोडिल्स के दृश्य उसकी आंखों में बनते हैं तो बहुत ही उसका हृदय जो है खुशी से नाचने लगता है। द फ्रेज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड हियर रिफर्स, ये जो वाक्य है द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, उसका मीनिंग क्या है? द हैप्पी मोमेंट ऑफ लाइफ, the reminiscence of happy moment of being in the contact with nature, the happy moment of being in the contact with nature, none of the above। ये जो है आपका ऑप्शन बी, द reminiscence of the nature moments of being in the contact with nature, जो हम नेचर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और उसके जो बाद में दृश्य बनते हैं हमारी आंखों में, वो जो है उसे बोला गया द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। द थिंग्स विच फ्लैश अपॉन द इनवर्ड्स आई ऑफ द पोएट, तो ऐसी क्या चीज है जो कवि के इनवर्ड आंतरिक आंखों में दिखाई देती है बेसिकली, या फिर रिफ्लेक्ट होती है जब वो अकेले मूड पर होता है? ऑप्शन, द डेफोडिल्स फ्लावर एंड द वेव्स ऑफ द बे, द डेफोडिल्स फ्लावर ओनली, द वेव्स ऑफ द बे ओनली, ये इनमें से कोई नहीं। तो डेफोडिल्स फ्लावर और साथ में जो खाड़ी की में जो लहरें चल रही थी वो दोनों ही कवि की आंखों में, इनवर्ड आंखों में दिखाई देती है। फॉर वर्ड्सवर्थ पोइट्रीज, अब यहाँ पर पोइट्री, वर्ड्सवर्थ की पोइटिक थियरी के बारे में बात की जा रही है कि वर्ड्सवर्थ के लिए पोइट्री क्या है? मिरर ऑफ सोसाइटी, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन माइंड, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर है आपका इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है एकांत में, जब कोई व्यक्ति एकांत में अपने इमोशंस का यूज करके किसी कविता को लिखता है, तो ये पोइटिक थियरी है आपकी वर्ड्सवर्थ की। डेफोडिल्स क्या है? बेल शेप, राउंड शेप या फनल शेप या ट्राइंगुलर शेप? तो ये जो है डेफोडिल्स जो है ये बेल शेप फ्लावर्स है। वर्ड्सवर्थ वॉज ऑनर्ड एज, वर्ड्सवर्थ को किस नाम से बुलाया जाता है या कैसे सम्मानित किया जाता है? अ रोमांटिक पोएट, पोएट ऑफ नेचर, कॉमन पीपल्स पोएट लॉरेट या फिर इंग्लैंड्स पोएट? तो इन्हें कहा जाता है डी, इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट। सॉरी, ये है कॉमन पीपल्स पोएट और डी का जो है ऑप्शन इतना है, इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट। वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं कुछ। वेयर वॉज द पोएट वॉन्डरिंग एज लोनली एज अ क्लाउड, कवि कहाँ पर बादलों की तरह भटक रहा था? ओवर द वैलीज एंड द हिल, मतलब कवि, सॉरी, बादल जैसे वैलीज मीन्स घाटी और पहाड़ों के ऊपर भटकते रहते हैं, वैसे ही कवि भटक रहा था। वेयर डिड द पोएट सी डेफोडिल्स, कवि ने डेफोडिल्स को कहाँ देखा? आंसर आपका बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज, मतलब झील के किनारे और पेड़ों के नीचे। व्हाट डिड द पोएट रिमार्क आफ्टर सीइंग द डेफोडिल्स, जब पोएट ने डेफोडिल्स को देखा तो उसको क्या फील हुआ? हैप्पीनेस, खुशी। वॉट एवर द पोएट लेस डाउन ऑन हिज काउच, वॉट फ्लैश थ्रू हिज माइंड, जब भी कवि अपने काउच पे आराम से लेटा हुआ होता है घर पर, तो उसकी इनवर्ड्स आंखों में क्या दिखाई देता है या फिर किसके दृश्य आते हैं? तो स्प्लेंडियर ऑफ डेफोडिल्स, जो डेफोडिल्स की जो खुशी से भरे दृश्य थे वो उसकी आंखों में नजर आते हैं। नेक्स्ट है, विथ वॉट डज द पोएट कंपेयर द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स को कवि ने किससे कंपेयर किया है? ट्विंकलिंग स्टार्स ऑन द मिल्की वे, जब स्टार्स आकाशगंगा में जैसे चमकते हैं उससे डेफोडिल्स को कंपेयर किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्जिन ऑफ द बे इन द पोएम, मार्जिन ऑफ द बे का मतलब क्या है? नियर द सोरफुल लेक, मीन्स झील के जो किनारा है या फिर खाड़ी का जो किनारा है उसको बोला गया मार्जिन ऑफ द बे। द वेल्थ कम्स टू पोएट बाय ब्लैंक हैप्पीनेस फ्रॉम द साइट ऑफ डेफोडिल्स, आंसर आपका हो जाएगा अनकाउंटेबल हैप्पीनेस, मतलब इतनी हैप्पीनेस जिनको वो काउंट नहीं कर सकते। चूज द फिगर ऑफ स्पीच, जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, फ्लर्टिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, तो यहाँ पर जो फ्लर्टिंग एंड डांसिंग है मतलब लहराना, खुशी से नाचना, ये स्पेशली जो है ये ह्यूमन क्वालिटी है, मनुष्य नाचता है। बट यहाँ पर क्या बोला गया? फूल जो है वो
लहराते हुए नाच रहे हैं ठंडी हवा में। तो ये जो है इसी को बोला जाता है मानवीकरण। जब हम किसी निर्जीव चीज को ह्यूमन क्वालिटीज से एट्रीब्यूट करते हैं, उसे कहा जाता है मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट मीन बाय लिटिल थॉट। लिटिल थॉट का मतलब क्या है? लिटिल थॉट का मतलब है कि कवि के पास ही हैड नो थॉट्स, मतलब उसके माइंड में कुछ नहीं होते रहता है, बेसिकली वो शांत रहता है, पेंसिव। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड डांस रिपीटेड इन द पोएम। जो वर्ड डांस है वो पोएम में कितनी बार बोला गया है? तो ये है आपका 4 टाइम्स जो है डांस वर्ड यूज किया गया है पोएम में। व्हाट इज द इनवर्ड आई दैट पोएट मेंशंस इन द पोएम डैफोडिल्स। इनवर्ड आई का मतलब होता है माइंड्स आई, बेसिकली जो हमारा इमेजिनेशन बनता है हमारे माइंड में, उसको उससे आप कंपेयर कर सकते हैं इनवर्ड आई को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ वैकेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ वैकेंट। वैकेंट का मीनिंग अपोजिट क्या होता है? इसमें थोड़ा सा समस्या लग रहा है मुझे, इसको आप स्किप कर दीजिए। व्हाट डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ विथ। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि ने खुद को किससे कंपेयर किया गया है, किससे किया है? तो वो क्लाउड से, बादल से। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। व्हाट इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मतलब एकांत में जो परमानंद आनंद प्राप्त होता है वो क्या है? द जॉयस मेमोरी मेमोरी ऑफ द डेफोडिल्स। तो कवि के लिए ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड क्या है? जब उसको डेफोडिल्स के फ्लावर याद आते हैं, जो खुशी उसको फ्लावर्स के साथ रहने में फील हुई थी, वो खुशी जब उसको अकेले में होती है, उनको याद कर कर, वो कवि के लिए है ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एंड दिस विल हेल्प फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।